तो भी गया मासी को मेरा शत शत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतने प्यार से मुझको यहाँ बुलाया। और एमसी साहब जब बोल रहे थे कि ना अमोघ या पप्पू को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है, तो मुझको वो डॉन का डायलॉग याद आ रहा था, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सो मैं डॉन ही हूँ वाकई में, डिवोटी ऑफ नंदन नंदन, DON, so that is yes DON, but yes it was very overwhelming introduction। एक समय व्यक्ति को बुलाया गया, आज हमारे बीच में आ रहे हैं मिस्टर राजेश जी जो कि IIT से हैं। तो डॉक्टर राजेश जी आए यहाँ पर। देखिए पहली बात तो मैं राजेश नहीं हूँ, मैं IIT से हूँ। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ ही हुआ है, बट यस इतने प्रेम से आप सबने बुलाया मेरे को यहाँ पर। इस्कॉन गया की तरफ से ये बढ़िया सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है और आज हम चर्चा करने वाले हैं अबाउट द सक्सेस लैडर। सफलता हम सबको चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए, लेकिन ये तो बताओ सफलता होती क्या है। अगर यही ना बताओ सफलता क्या है तो हम कुछ और पाँव बैठेंगे सफलता के नाम पे। कई लोग झंडा गाड़ना चाहते हैं दुनिया के अंदर कि हम भी झंडे गाड़ेंगे, हम भी झंडे गाड़ेंगे। अच्छा उसके बाद क्या करोगे? वो झंडे के नीचे बैठ के दारू पिएंगे। क्या सफलता है? अच्छा जब असफल थे तो क्या करते थे? तब भी हम दारू पीते थे। कौन सी दारू पीते थे? पहले हम देसी ठर्रा पीते थे, उसका जब हम सफल हो गए हैं तो झंडे के नीचे बैठ करके विदेशी ठर्रा दारू पीते हैं, विदेशी ठर्रा पीते हैं। वाह! तो यानी सफलता की परिभाषा है देसी दारू से विदेशी दारू की ओर आना। क्या बात है, ताली नहीं बजानी, ये सफलता नहीं है, ये सफलता नहीं है। लेकिन दुनिया में लोग सफलता यही मानते हैं कि मैं यहाँ से वहां चला गया, पहले देसी पीता था, मैं विदेशी पीता हूँ, तो बस अब ये सफलता हो गई। पर क्या वाकई में सफलता है? ये नहीं। तो इसलिए सफलता क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। सोचिए अगर कोई फुटबॉल मैच खेल रहा हूँ, बहुत सारे प्लेयर्स हैं फुटबॉल मैच खेल रहे, पास कर इधर, ये सब कर रहे हैं, लेकिन ना गोल पोस्ट नहीं है, ना वहां गोल पोस्ट है ना यहाँ गोल पोस्ट है, लेकिन आपस में पेनल्टी कॉर्नर ये वो सब चल रहा है। भाई साहब आप लोग खेल क्यों रहे हो? खेल में ध्यान दे। क्या सर? लेकिन वो सर वो गोल तो है नहीं। अबे क्या ठीक फ्रेम मेरा बना हुआ, फोकस कर यार। अगर गोल पोस्ट ही नहीं है भैया तो फुटबॉल खेल के करोगे क्या? तो इतनी सारी मेहनत लेकिन किसके लिए? जैसा देखा कभी कभी ना लोग बहुत फास्ट स्पीड गाड़ी चलाते हैं, तो मुझे भाई साहब कहाँ जा रहे? अबे चुप है, ध्यान दे। यही ना पता हो कहाँ जाना है, लेकिन फास्ट स्पीड गाड़ी चली जा रही है। सर क्यों? अबे यार फोकस। लाइफ में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। मान लो कि पागल आदमी अगर रेलगाड़ी में चढ़े, उससे पूछे भाई साहब आप ये रेलगाड़ी में क्यों चढ़े? सब चढ़े, हम भी चढ़ गए। अच्छा तो भाई साहब आप कहाँ जाओगे? जहाँ सब जाएंगे हम भी चले जाएंगे। तो ये आदमी नॉर्मल है कि पागल है? पागल है। अच्छा कोई हमसे पूछे सर आप क्यों जी रहे हो? सब जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। जिंदगी में करना क्या है आपको? जो सब करेंगे हम भी कर लेंगे। तो ये आदमी क्या है? नॉर्मल है कि पागल है? पागल है। और आप गया में क्या, दिल्ली में, मद्रास में, मुंबई में, न्यूयॉर्क में, ब्रिस्बेन में, कहीं पर भी जाइए और किसी भी आदमी से रैंडमली पूछिए आप कि सर आप क्यों जी रहे हो, वो आपको यही जवाब देगा। करना क्या है? जो सब कर रहे हैं वो हम भी कर लेंगे। तो इस हिसाब से दुनिया में 99.99% लोग पागल हैं एक्चुअली। लेकिन पागल व्यक्ति को बोलो ना, पता तू पागल है? हम कैसे पागल? तुम पागल, तुम्हारा खानदान पागल, हम कैसे पागल? कोई पागल ये मानता नहीं कि वो पागल है, लेकिन इस दुनिया के अंदर एक्चुअली 99.99% लोग पागल हैं। बहुत बड़ा कारण दुखों का ये भी है कि पागल लोग आपस में रह करके सुखी होना चाहते हैं। सोचिए कमरे में अगर बहुत सारे पागलों को छोड़ दिया जाए कि जाओ खुश रहो, खुश रह सकते हो? कुछ नहीं पता भाई, कब क्या कर दे कुछ नहीं पता। तो इसलिए सफलता को प्राप्त करने के लिए सूत्र तो बाद में आएंगे। सबसे पहले ये पता हो सफलता होती क्या है। जब यही क्लियर नहीं होगा तो आपके सारे एफर्ट्स बेकार। सोचिए आपने मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व की और आपने पहली लाइन में गलती कर दी, उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्री लगाई, कॉम्प्लेक्स नंबर लगाए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब लगाया आपने, लेकिन पहली लाइन में आपने गलती कर दी। आंसर सही आएगा गलत आएगा? गलत ही आएगा। अरे भाई पहली लाइन में गड़बड़ हो गई भाई।
जैसे ब्रैकेट के बाहर अगर लेकिन बाकी सारे फॉर्मूले बड़े बढ़िया फर्स्ट क्लास लगाए, आंसर गलत आएगा। उसी तरह से अगर बंदे को ये क्लियर ना हो लाइफ में करना क्या है, क्या होती क्या है, सफलता होती क्या है, तो हम गलत चीज के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और इस तरह से एक दिन निराश हो जाते हैं। तो सफलता कैसे प्राप्त होगी? तो पहला सूत्र है सफलता का, वो है सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि खुद को मैनेज करना हमें आना चाहिए। अगर हम खुद को मैनेज नहीं कर पाते तो हम किसी और को मैनेज नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा कठिन बात है खुद को मैनेज करना। हम खुद को नहीं संभाल पाते, खुद को नहीं रोक पाते। जैसे एक समय अलेक्जेंडर द ग्रेट जो इंडिया में आया, तो वहां पर देखा एक पेड़ के नीचे एक संत वहां पर बैठे हुए हैं और नाम ले रहे हैं वो। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने सैनिक को बोला, उसको बोल मेरे आगे सर झुकाए। तो गया, उसके बाद कहता है भाई ओ भाई महात्मा भाई सिकंदर आए हुए हैं, सर झुकाना होता है उनके आगे साइड से। तो क्यों, ऐसा क्या खास है? अरे भाई पूरी दुनिया के राजा हैं वो, सर करते हैं यहाँ राजा है वो। नहीं, वो सबसे बड़ा राजा नहीं है वो। मैं नहीं सलाम ठोक रहा उसको। ये गया उसके पास अलेक्जेंडर द ग्रेट के पास, अलेक्जेंडर साहब ये आपको सलाम करने से मना कर रहा है, कह रहा है आप राजा नहीं है, सबसे बड़ा राजा आप नहीं है। अच्छा ऐसा क्या? वो उतरा, तलवार निकाली उसके गले पे रखी, क्या बोला तू? भिक्षुक था, भक्त था। उसने बोला तू हो सकता दुनिया का राजा हो, लेकिन तेरे ऊपर एक और राजा भी है, वो है तेरा गुस्सा, तेरा मन। तेरा मन असल में राजा, तू तो उसका गुलाम है। क्योंकि तू गुलाम है इसलिए तेरे को क्या प्रणाम करूं, तो क्या नमस्कार करूं? तू तो गुलाम है। जिसने खुद को नहीं जीता है उसने कुछ नहीं जीता है, जिसने खुद को जीता है उसने सब कुछ जीता है। तो इसे सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को जीतना। आज इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको सफलता की बड़ी इच्छा होती है, जब सफलता आती है तो बड़े खुश होते हैं लोग, पार्टी वार्टी करते हैं, पार्टी मैन पार्टी, यस यस करते हैं वो लोग। सफलता जब आती है तो ये लोग पार्टी वार्टी करते हैं, शैंपेन खोलेंगे, पार्टी गाइस, और यही जब लाइफ में विफलता आती है तो ये दारू पी रहे होते हैं, बस अब जी के क्या करेंगे। ये लोग असफलता को हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि सेल्फ कॉन्क्वेस्ट नहीं किया। यानी कि अगर आप सफलता चाहते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को जीतना। और खुद को जीतने का मतलब क्या है? खुद को जीतने का मतलब है किसी और की सफलता को देख करके ईर्ष्या में जलने के बजाय उससे प्रेरणा लेना। हम से कितने लोग प्रेरणा ले पाते हैं किसी को आगे बढ़ता देख करके? कोई हमसे ज्यादा सुंदर हो, ईर्ष्या होती है। कोई हमसे ज्यादा सफल हो, ईर्ष्या होती है। कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा फेमस हो, ईर्ष्या होती है। किसी के पास हमारे से ज्यादा ज्ञान हो, ईर्ष्या होती है। किसी के पास हमारे से ज्यादा पैसा हो, ईर्ष्या होती है। तो इसीलिए किसी और को आगे बढ़ता देख करके खुश होना, दैट्स पार्ट ऑफ सेल्फ कॉन्क्वेस्ट, यानी खुद को जीतने का हिस्सा है। साथ ही अपने मत को छोड़ करके दूसरे के मत को भी सुनना। लोग अक्सर नहीं सुन पाते दूसरे के मत को, क्यों? क्योंकि मैं इतना भरा है बंदे के अंदर। तो इसीलिए जब लाइफ में कोई प्रोवोकेशंस आती हैं हम नहीं संभाल पाते अपने आप को। जैसे एक समय जब लंका की ओर ब्रिज बनाया जा रहा था, अब ब्रिज जो है अभी आधा पौना बना है, अभी तो रास्ते में ही है, अभी एक दिन में तो बन नहीं गया। तो जो रावण था उसको पता लगा कि ना जब ब्रिज बना रही है ये वानर सेना जो है लंका की ओर ब्रिज बना रही है। तो रावण ने क्या किया? रावण ने एक जल परी को बोला जो कि उसकी गुलाम थी, जा तू नीचे से ना अपनी पूंछ मार मार के ब्रिज तोड़ दे इनका। जो हुक्म मेरे आका। ये गई और उसने पूंछ मार मार के ब्रिज तोड़ना शुरू कर दिया। हनुमान जी वहां पर है, ये क्या है भाई? ब्रिज इतनी मेहनत से हम लोग बना रहे हैं और ये कौन है जो नीचे से आके ये ब्रिज तोड़ रही? कौन है? कौन है तू? तुम्हारा ही वो। हाँ जी बोलो जी। अब जैसे ही जल परी ने देखा हनुमान जी को, हनुमान जी ने हैंडसम हंकी, वो देख के इंप्रेस हो गई। वो वाह क्या बंदा है यार। हनुमान जी ने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई ब्रिज को तोड़ने की? इतनी मेहनत से हमारी वानर सेना बना रही है, हाँ? तेरे को ब्रिज तोड़ने से पहले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। तो जलपरी ने सोचा ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। कहते हैं हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, युद्ध करूंगी मैं। तो
अब इससे युद्ध करना शुरू किया, कभी हनुमान जी को पीछे से पकड़ ले, कभी बाजू से पकड़ ले, कभी यहां से पकड़ ले। हनुमान जी का हट यहां से, तू लड़ रही है, फ्लर्ट मार रही है, क्या कर रही है तो जलपरी बोली क्या करूं हनुमान, आपको देख के ना मेरे को लगा इतना हैंडसम बंदा है, वैसे तो मौका मिलेगा नहीं जो लड़ाई के बहाने कभी यहां से वहां से पकड़ लो। अरे हट यहां से, मैं तो श्री राम का दास हूं, श्री राम का दास ही रहूंगा, हट यहां से। अब ये जलपरी थी, इसने सोचा एक तो इतना हैंडसम बंदा, ऊपर से प्रभु का भी बड़ा वफादार है, भक्त है प्रभु का, वाह। उन्होंने कहा जी आज से हम रावण की कंपनी से रिजाइन मारते हैं, आपकी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद से जलपरी ने भी क्या किया, ब्रिज को बनाना शुरू कर दिया लंका की ओर। तो रावण सोच रहा था ये मैं सोच रहा ये ब्रिज डिस्ट्रॉय होगा, ये क्या है, ब्रिज और तेजी से बन रहा है। पर यहां पर हनुमान जी की क्वालिटी क्या है, उन्होंने खुद को कंट्रोल किया। जिस व्यक्ति ने खुद को नहीं संभाला, खुद को वश में नहीं किया, ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखिए आज कितने बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि इनके हाथ में मोबाइल फोन है। लाइफ में जब से आया फेसबुक, फेस के आगे बुक नहीं रही, अब कोई किताब नहीं खोल पाता, अब क्यों? क्या करे साहब, लाइफ में आ गई फेसबुक। मेरे को एक बार एक मैसेज आया था, उसमें लिखा था बार बार नोटिफिकेशन को चेक करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि माँ का बच्चे की लंगोट को चेक करना। देखा जब माँ क्या करती है बच्चे की बार बार लंगोट को चेक करती है, मान लो कोई आवाज हुई बच्चे की से टुड़ुक, अरे वो कुछ कर दिया क्या, बोलेगी उसे लंगोट खोलेगी, ओहो थोड़ा सा कर दिया इसने, हो गंदा नहीं करना, तो फिर उसके साफ सफाई करेगी, लंगोट चेंज करेगी, फिर उसकी थोड़ी आवाज ट्रुक ट्रुक, ओहो कुछ किया, फिर कुछ कर दिया क्या, ओ नहीं नहीं ठीक है, उसे सिर्फ गैस थी वो। तो बार बार जब आवाज होती है तो माँ लंगोट चेक करती है कुछ आया कि नहीं आया, कुछ निकला कि नहीं निकला। तो इस तरह से हमारे फोन में बार बार मैसेज आता है क्या कुछ आया कि नहीं आया, कुछ आया कि नहीं आया। तो बिल्कुल बैठा है वैसे ही है जैसे मानो बच्चे की लंगोट चेक करेगी माँ, नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, कुछ आया कि नहीं आया, कोई मैसेज आया कि नहीं आया। और इस तरह से लोग करते रहते हैं। सेल्फ कॉन्क्वेस्ट भूल जाओ। कितने ही बच्चे आज पढ़ नहीं पा रहे, क्यों? मोबाइल फोन, या तो नेटफ्लिक्स पे लगे हुए हैं वो, या अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे लगे हुए हैं, या यूट्यूब पे लगे हुए हैं। और जब से ये आए हैं शॉर्ट्स, वन स्टैटिस्टिक्स मेंशंस कि जब से शॉर्ट्स आए हैं, ये 6 घंटा लोग मोबाइल फोन में, जैसे ये आए हैं रील्स आए, यहाँ शॉर्ट्स आए, सेल्फ कॉन्क्वेस्ट की होगी ऐसी की तैसी। पर अगर आप सफलता चाहते हैं आपको खुद को वश में करना सीखना पड़ेगा। सो एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मैनेजमेंट, ये आना बहुत जरूरी है। अगला जो मैनेजमेंट हमें सीखना है वो है ई फॉर एफर्ट मैनेजमेंट, यानी कि हमें एफर्ट्स भी करने चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, हमारी सेमिनार के अंदर आते हैं कि ना हमें सफलता की कोई कुंजी बताएंगे, कुछ ऐसी कुंजी होगी जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, रजाई ओढ़ के सो जाएंगे सब अपने आप हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होता जी। पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, नकल पे रख आस, सो जा बेटा ओढ़ रजाई, रब करेगा पास, ऐसा नहीं होता, ऐसी सफलता प्राप्त ना होती जी। मुझे याद हमारे कॉलेज दिन में ये बड़ा दिस वाज वेरी फेमस स्लोगन, समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। लेकिन अगर एफर्ट्स नहीं करेंगे तो कैसे होगा? भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, यानी कि सोए हुए शेर के मुख में तो मृग भी प्रवेश नहीं करता। मतलब खाना खाने के लिए, जीने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो इसीलिए जब हम एफर्ट्स नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। सफलता दूर की बात, इवन अच्छा स्वास्थ्य, अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लोग खाते तो हैं यार ढगाढक ढगाढक, साइकिल का टायर, कार का टायर, ट्रक का टायर, फाइनली ट्रैक्टर का टायर, फिर जाते हैं VLCC, कहते हैं ये टायर कम कर दीजिए हमारे, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 1-2 दिन मेहनत करते हैं या डाइटिंग करते हैं, कोई पराठे ले आया आपके पास, जय हो पराठा महाराज की जय हो,
बस आज पराठा पाऊंगा, कल से नहीं पाऊंगा। आलू, गोभी, मूली, चुकंदर, बहुत सारे वैरायटी है पराठों की, कोई भी सामने आ जाए बस पंडिता समदर्शना, हम सारे पराठों को समभाव स्वीकार करते हैं। ओए होए। पर अगर कोई व्यक्ति एफर्ट्स नहीं करता, एफर्ट्स के बिना हम कुछ नहीं पा सकते, असंभव। इवन ऐसी सेमिनार भी होती हैं जहां आपको सफलता की सीक्रेट्स बताए जाते हैं, पर यहां पर आपको कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं बताया जाएगा कि भाई बिना मेहनत किए हुए आप सफलता प्राप्त करोगे। नो नो नो। चाहे कोई भौतिक जीवन में हो या आध्यात्मिक जीवन में हो, बिना प्रयास के, बिना एफर्ट्स की सफलता प्राप्त नहीं होती। बच्चों ने हमने कहानी सुनी होगी कौवे की। वो गया था, देखा आपने मटकी थी, मटकी में पानी बड़ा कम था, फिर जाता था, पत्थर उठा के लेके आता था, इसमें डालता था, धीरे धीरे पानी ऊपर आया, फिर इसने पानी पी लिया। पर ये एफर्ट्स है, एफर्ट्स। सचिन तेंदुलकर अपने एक मैच से पहले पता है कितनी प्रैक्टिस किया करता था? बैटिंग करनी प्रैक्टिस 15,000 शॉट्स, 15,000, 1 2 3, 15,000। बाद में कम हो गए थे बिकॉज ही गॉट वेरी बिजी, लेकिन 15,000 शॉट्स। तो बिना मेहनत किए हुए, बिना एफर्ट्स किए हुए कुछ नहीं होता। एफर्ट्स के पीछे एक और चीज भी है, एफर्ट्स के पीछे होनी चाहिए इंटेंशन, आपकी भावनाएं कैसी हैं। कई बार होता है कि जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं वो ये तो बोल देते हैं जब तक सफलता को ना प्राप्त कर लो रुको नहीं, लेकिन एक चीज हाईलाइट नहीं करते वो, इस मेहनत के पीछे आपका भाव क्या होना चाहिए, ये भाव नहीं बताते हो। तो अगर मान लो कोई मोटिवेशन स्पीकर हो, कोई उग्रवादी सुन ले, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो रुको नहीं। अच्छा, यानी जब तक गया मैं बम ना फोड़ लूं रुकना नहीं है। अरे भाइयों, मोटिवेशन स्पीकर को मैंने सुना अभी, उसने बोला जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो तब तक रुकना नहीं, इसलिए जब तक हम बम ना फोड़ ले तब तक रुकना नहीं है। यलगार। तो इसीलिए कोई भी अगर एक्शन होगा तो होना, भावनाओं का होना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप सबने एकलव्य की कहानी सुनी है, एकलव्य की, राइट? और सब ये मानते हैं एकलव्य तो बहुत सही बंदा था यार, ये द्रोणाचार्य ने उसके साथ ये भेदभाव कर दिया, उसका अंगूठा मांग लिया। पर पता है आपको द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा क्यों मांगा? इससे नहीं कि ये अर्जुन को पछाड़ देगा, अर्जुन को कोई नहीं पछाड़ सकता, अर्जुन स्पेशल आदमी भाई, ये नर नारायण ऋषि में नर ऋषि है, इससे नोबडी कैन डिफीट अर्जुन। क्या चीज देखी द्रोणाचार्य जी ने कि उसका अंगूठा मांगा? जब ये देखा कि ना कुत्ते के मुंह में इतने सारे तीर भोंक दिए जिसने, ये कुत्ता भौंक रहा था ना, तो छक 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 इतने सारे तीर चला के उसका मुंह भर दिया। तो ये पता लग गया कि तीर तो बढ़िया चलाता है ये, लेकिन एक बेजुबान जानवर के साथ जो ये कर सकता है, यानी कि उस व्यक्ति की भावना ठीक नहीं है। इसलिए द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से बोला, भाई तुमने इतना कुछ सीखा है मेरी मूर्ति को लगा करके, लेकिन तुमने मेरे से भावनाएं नहीं सीखी। सिर्फ तीरंदाजी सीखी लेकिन भावनाएं नहीं सीखी, नहीं तो तुम ऐसे एक बेजुबान जानवर के मुंह में तीर नहीं भोंकते। तो यानी एकलव्य के पास तीर चलाने की कला थी, नहीं उस और कला के पीछे मेहनत भी थी, इतनी मेहनत के पीछे, लेकिन भावना अच्छी नहीं थी। तो इससे एकलव्य का जो एग्जाम्पल है पॉजिटिव एग्जाम्पल नहीं है। मैंने देखा है एकलव्य इंस्टीट्यूट के लोग रख लेते हैं, पर एक्चुअली एकलव्य इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल। एकलव्य ने मेहनत की लेकिन भावना अच्छी नहीं रखी कि बेजुबान जानवर के मुंह में तीर भोंक दिए खूब सारे। ये देख करके द्रोणाचार्य ने कहा अपना अंगूठा दे दे, क्योंकि तेरी ना भावना अच्छी नहीं है। तो भावना का अच्छा होना जरूरी है। किसी माता जी का नाम होता भावना, लेकिन सिर्फ नाम भावना होने से फर्क नहीं पड़ता, साथ में भावना भी अच्छी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ई फॉर एफर्ट मैनेजमेंट, एफर्ट्स को मैनेज करना आना चाहिए। यूजुअली हम कोई चीज पाना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम सफलता को प्राप्त कर सकें? क्या करना चाहिए हमें जिसकी सफलता प्राप्त कर सकें? स्टेप 1, जो आपको पाना है वो पता होना चाहिए कि मुझे क्या पाना है, ठीक है? दूसरा स्टेप 2 है that there should be disturbing reminders. रिमाइंडर कैसे होने चाहिए? डिस्टर्बिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको उठना है, ये आपका लक्ष्य है, लेकिन इसके लिए डिस्टर्बिंग रिमाइंडर क्या हो सकता है? जैसे घड़ी को आप लेफ्ट हैंड के बजाय राइट हैंड में पहनना शुरू कर दीजिए, तो हो गया क्या? आदत क्या है? लेफ्ट हैंड में घड़ी देखने की।
पर आप लेफ्ट हैंड में देखो घड़ी यहाँ तो है नहीं, ओह यार घड़ी यहाँ तो है नहीं, ओ यहाँ है। पर एक रिमाइंडर हुआ है भाई साहब, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रिमाइंडर है, रिमाइंडर है। इस तरह की डिस्टर्बिंग रिमाइंडर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वैसे हमें राइट हैंड से खाना चाहिए। जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना करें आप एक चपाती को लेफ्ट हैंड से खाइए। नाउ दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग, लेफ्ट हैंड से खाना। तो ऐसे डिस्टर्बिंग रिमाइंडर रखने चाहिए। अगर आप साइकिल से कहीं जाते हैं तो उसके आगे ना ईंटें रख दीजिए, बार बार आपको उस ईंट के ऊपर जाना पड़ेगा, आपको झटका लगेगा। दैट्स डिस्टर्बिंग रिमाइंडर। ये है स्टेप 2। स्टेप 1 क्या था, गोल पता होना चाहिए लाइफ में करना क्या है। दूसरा, उसके लिए डिस्टर्बिंग रिमाइंडर्स होने चाहिए। तीसरा, उसको करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए ये पता होना चाहिए। चौथा, उसको करना चाहिए। पांचवा, एनालाइज करना चाहिए कि मैं कितना प्राप्त कर पाया, कितना नहीं कर पाया, और जब नहीं कर पाया तो मुझे क्या करना चाहिए था, उसके लिए क्या कमी रह गई, एनालिसिस करना चाहिए। फिर स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4, फिर स्टेप 5, फिर स्टेप 1। इस तरह से बार 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 करते 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 तब हम लक्ष्य पे पहुंच पाते हैं। जैसे कील को ठोकने के लिए एक बार नहीं ठोकना पड़ता, ठक किया तो वो कील कहां जाता है, फिर कील नीचे गिर जाता है। आपको कील लगा करके ठक 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 कई बार ठोकना पड़ता है, तब जाकर कील अंदर जाता है। उसी प्रकार से एक बार हमने किया जोश में और विफल हो गए हम, भाई छोड़ो यार, हमने बस की नहीं भाई, नहीं होने का भाई, छोड़ो भाई, ना 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 ना। एफर्ट्स बार 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 होने चाहिए। और जो चीज आप स्पिरिचुअली नहीं कर पा रहे हैं अगर, उसको रिचुअली करिए। जैसे यूपी की बेल्ट है ना, यूपी की बेल्ट में कई लोग रामचरितमानस पढ़ जाते हैं। 50-60 बार बाबूजी रामचरितमानस पढ़ गए। कैसे पढ़ गए, एक रिचुअल में ले आए। नहा धो करके बाबूजी 15 मिनट रामचरितमानस पढ़ेंगे। ना 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 सियावर राम जय जय राम, ना 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 सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। करते करते ऐसे 15-20 मिनट हर रोज करते 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 रामचरितमानस 50 बार पढ़ गए बाबूजी। अरे भाई साहब, यानी कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी कार्य करें भले कम करें लेकिन कंसिस्टेंटली करें। हमारे प्रभुपाद जी बोला करते थे, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। बड़ा सोचिए और छोटे से शुरुआत करिए। लेकिन आप बड़ा ही सोचेंगे लेकिन बड़े शुरुआत करेंगे फिर बड़ा नहीं कर पाएंगे, फिर आपको उदासी होती है। तो एफर्ट मैनेजमेंट का एक और फंडा क्या है, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। अगर आप 8 बजे उठते हैं लेकिन आपको चाहिए कि आप 4 बजे उठें, कई लोग कहते हैं बस कल से 4 बजे उठेंगे, और अगले दिन 4 बजे उठ भी जाते हैं, उसके अगले दिन फिर से 8 बजे आएगा। अरे यार एक दिन हुआ उसके बाद हुआ नहीं भाई। सर थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। अगर आप 8 बजे उठते हैं, अब अगले 1 महीना 7 बजे उठिए, उसका अगला 1 महीना 6:30 बजे उठिए, उसका अगला 1 महीना 6 बजे उठिए, उसका अगला 1 महीना 5:30 बजे उठिए, उसका अगला 1 महीना 5 बजे उठिए। तो इसलिए छोटे छोटे चेंजेस जब होते हैं वो ज्यादा टेंजिबल होते हैं, वो ज्यादा पक्के होते हैं। सो ई स्टैंड्स फॉर एफर्ट मैनेजमेंट। एस क्या था, सेल्फ मैनेजमेंट। ई है एफर्ट मैनेजमेंट। नाउ सी इज कंपनी मैनेजमेंट। आपकी दोस्ती किनके साथ है, किन लोगों के साथ आप हंसते बोलते हैं, किन चीजों पे आप हंसते हैं। क्या आप टुच्चे 3rd क्लास नॉन वेज जोक्स पे आपको हंसी आती है या फिर इंटेलेक्चुअल बातों पे आपको हंसी आती है। आपको किन बातों में हंसी आती है। आपका चरित्र और कुछ नहीं है, आपका चरित्र होता है आपकी लाइफ के टॉप 5 लोग जिनका आप संग लेते हैं, टॉप 5 पीपल, इनका रिजल्टेंट आपका चरित्र होता है। इसलिए आपकी सफलता में बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ा एक रहस्य है आपकी कंपनी के अंदर। मैं देखा जैसे गया जैसा बहुत सिंपल स्थान है, यहाँ के लोग जाते हैं, दिल्ली आते हैं, भोला भाला शोधा एकदम गाय जैसा बंदा दिल्ली पहुंचता है, वहां जाके बोलता है कैवेंटर से, भैया भैया मुझे इलायची फ्लेवर। अबे भाई दूध भी दे यार। भाई मर्द बन, दारू पी। लेकिन ना मम्मी मेरे को बोली थी जब मैं गया से निकला था कि बेटा तू जो गया दिल्ली, वहां बेटा दूध जरूर पीना,
अबे यार, कब तक तुम माँ के आंचल से बना रहेगा भाई? 2-4 पैग लगा, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। अब वैसे पहले दारू नहीं पीता था, लेकिन यही गया का, बिहार का, यूपी का सीधा साधा लड़का दिल्ली पहुंचता है, अब वो दारू पीता है। पहले उसमें इच्छाएं नहीं थी। इच्छाएं कहां से आती हैं? इच्छाएं संगति से आती हैं। जैसे रावण के अंदर कोई इच्छा नहीं थी सीता मैया का हरण करने की, इच्छा कहां से आई? शूर्पणखा से। इतनी सुंदर है वो, इतनी सुंदर है। अरे उससे पहले बड़ी तारीफ सुनी हुई थी उसने, बेइज्जती भी हुई है उसकी बहुत पहले। जब धनुष उठाने के लिए गए थे भाई साहब, उंगलियां दब गई थी उसकी, चिल्लाया था वो, बहुत बेइज्जती हुई थी उसकी। लेकिन संगति से इच्छाएं आती हैं। तो इसीलिए अगर आप संगति को लेकर के चूजी नहीं है तो एक दिन आप चूजा बनेंगे। मेरे पीछे दोहराइए, संगति को लेके हम जो चूजी नहीं है तो एक दिन चूजा बनेंगे। हाँ जी, तो इसे संगति, जब बारिश की बूंद जब कीचड़ में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, और यही बारिश की बूंद अगर कमल के पत्ते भी गिरती है तो ओस बन जाती है, और यही बारिश की बूंद अगर ऑयस्टर में गिरती है, सिप्पी में गिरती है तो मोती बन जाती है। सेम पानी की बूंद है, सेम पानी की बूंद, उसकी सारी संगति या तो सिप्पी से हुई, या कमल के पत्ते से हुई, या कीचड़ से हुई। संगति संगति संगति, सारा खेल संगति का है। तो इसलिए हमारी आदतें आती हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम बनता है संगति से। सो इसे C stands for कंपनी मैनेजमेंट, ठीक है जी। सो आई एम शेयरिंग द सीक्रेट। SEC, S से है सेल्फ मैनेजमेंट, E फॉर एफर्ट मैनेजमेंट, C से कंपनी मैनेजमेंट। आपकी कंपनी किन लोगों के साथ है, आपकी दोस्ती यारी किन के साथ है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगला आता है SECR, सफलता के लिए बहुत जरूरी है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कई बार लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ना रिलेशनशिप की बैंड में जाएंगे। कहीं मेरा एक दोस्त था, उसका लक्ष्य था कि 3 साल में अपने बॉस का बॉस बनना, 3 साल में। लेकिन ये करने के लिए वो इतने जुगाड़ खेलता था, इतने खेल खेलता था, पॉलिटिक्स खेलता था वो, कि सब जानते थे। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पहुंच गया वो, लेकिन वहां इतना डिप्रेस रहता था, उसका कोई दोस्त नहीं था। ऐसे लोग जो सफलता के ऊपर पहुंच जाते हैं यहां पर, लेकिन यहां पर वो अकेले होते हैं, और यहां अकेले बैठ के वो या तो सिगरेट फूंक रहे होते हैं या दारू पी रहे होते हैं। क्यों? यहां कोई और है ही नहीं, सब निकाल बेकार आदमी है ही, स्वार्थी है, सेल्फिश है वो, और क्या। तो इसीलिए जब रिश्ते नहीं रहते लाइफ के अंदर तो सब खत्म हो जाता है। कई ऐसे लोग जानता हूं, वो ना अपना बिजनेस बहुत बड़ा किया, बच्चा अलग रहते हैं उसके, और वो भी घर में बहुत बड़े बंगले में अकेला रहता है। कितने कमरे का बंगला है उसका? 50 कमरे का बंगला है उसका। वहां छुपन छुपाई खेलता है वो अकेले, आइस पाई, धप्पा। किसके साथ? नौकरों के साथ। क्योंकि 20 बच्चे कहां गए? वो छूट गए। इस बंगले को खरीदने में मैंने जितना पैसा लगाया, उसे इतनी मेहनत की मैंने, पर अपने रिश्ते मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिए। तो रिश्ते जो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, सफलता मिलने के बावजूद भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड रहता है। ऐसी सफलता क्या करें जिसमें आप दुखी हैं बाबा? असली सफलता यही है, क्या आप दिल से खुश हैं? अपने आप से पूछिए, वो असली सफलता है। अपने आप से पूछिए, क्या आपके आसपास के लोग आपसे खुश हैं? वो सफलता है। लाइक अंग्रेजी में कहावत है, सम पीपल आर सो पुअर, सो पुअर, सो पुअर दैट ऑल दे हैव इज जस्ट मनी। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं कि उनके पास बस एक ही चीज है, पैसा। सर और कुछ नहीं है आपके पास? नहीं साहब, हमारा तो कुछ नहीं बचा साहब, सब छोड़ खाड़ के चले गए, पैसा ही बचा है। गरीब आदमी। हाँ सर, आपके जब कभी आंसू गिरते हैं कोई आता पूछने के लिए? नहीं सर, चले गए, टिश्यू पेपर या बस इसी से पूछ लेते। वाह, रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए रावण क्या करता था, रावण लोगों को इस्तेमाल करता था चीजों को हासिल करने के लिए। जैसे मारीच खुद के रिश्तेदार है भाई साहब के, उनको भेजे, जा तू हिरणमन, तू मर और सीता मेरी हो जाएगी, तू मर। तो ये रावण का एटीट्यूड है कि वो लोगों को इस्तेमाल करता है हासिल करने के लिए, चीजों को हासिल करने के लिए। ये रावण है। और राम जी हैं
राम जी रिश्तों को महत्व देते हैं। राम जी इतना महत्व देते हैं कि एक समय उनके पांव के नीचे बहुत सारे कांटे थे। लक्ष्मण ने कहा, अरे श्री रामचंद्र आपके पांव में इतने सारे कांटे हैं, निकाल दीजिए ना इनको। राम जी ने कहा, जो एक बार मेरे चरणों की शरण ले लेता है तो उसको त्यागता नहीं हूं। तो कांटों को भी नहीं त्याग रहे राम जी। ऐसा प्यार है राम जी का। ओ माय गॉड। सीता मैया से इतना प्रेम है कि वो इतनी मेहनत करके जा रहे हैं, वो वानरों से हेल्प ले रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं लंका तक जाने के लिए, सीता मैया के लिए। अरे माय गॉड, इतना प्रेम कि अयोध्या के अंदर, अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों है? अयोध्या। अयोध्या के अंदर कोई युद्ध नहीं होते। अयोध्या, ना आपस में युद्ध होते हैं, ना बाहर से कोई युद्ध कर सकता है, इतने पावरफुल लोग हैं। लेकिन साथ ही आपस में कोई युद्ध नहीं है, सबका बहुत प्यार है। अयोध्या। लंका सोने की है, अयोध्या सोने की नहीं है। पर तीर्थस्थल क्या कहलाता है? लंका या अयोध्या? अयोध्या। जबकि ये सोने की नहीं है। और ये सोने की नहीं है तो आग कहां लगनी चाहिए? सोने वाली लंका में या झाड़ फूस वाली अयोध्या में? अयोध्या में। लेकिन आग कहां लगी? लंका में। तो इसीलिए हमें रावण की तरह नहीं रहना कि हम चीजों से प्यार करें, लोगों का इस्तेमाल करें। हमें लोगों से प्यार करना चाहिए, चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। सो आर स्टैंड फॉर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिश्ते जरूरी हैं। सबसे प्यारा रिश्ता भगवान का और भक्त का इसलिए है, रीजन बीइंग, भगवान दुनिया को नहीं जानते, अपने भक्त को जानते हैं। भक्त भी दुनिया को नहीं जानता, सिर्फ प्रभु को जानता है। दैट्स इट। इसलिए दुनिया में सबसे सुंदर रिश्ता है भगवान का और भक्त का। आर, SECR। अगला आता है E, इमोशनल मैनेजमेंट। अगर आपका इमोशन मैनेजमेंट नहीं है तो भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत पहले ना लोग IQ पे बहुत फोकस करते हैं। IQ जिसका दिमाग तेज है, ऐसे लोगों को हम कंपनी में हायर करेंगे। IQ अच्छी होनी चाहिए। IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोशेंट। लेकिन ना कंपनी में नोट किया उन्होंने, जितने इंटेलिजेंस क्वोशेंट वाले लोग हैं, यही लोग ही सारे स्कैम करते, सारे घोटाले ये लोग करते हैं। उनको पता है ना, दिमाग बहुत है इनका। अरे भाई मेरे को पता लग गया कंपनी में क्या खेल खेलने हैं, हो जाएगा। अब देखो हमारा कमाल। उन्होंने कहा भैया हाई IQ वाले लोग लेकर के तो बहुत घोटाले करते हैं। तो इसलिए फिर कंपनी में नई चीज आई, हुआ थी इमोशनल क्वोशेंट, यानी EQ। पहले किसमें था फोकस? IQ पे। अब फोकस हो गया EQ पे, यानी कि इमोशनल क्वोशेंट। अरे कुछ इंसानियत तो बंदे के अंदर यार, तो चोरी घोटाले करते तुमको मतलब कुछ अंदर से कचोटता नहीं है? EQ। अब EQ वाले क्या स्कैम तो नहीं करते, पर जैसी परिस्थिति थोड़ी आगे पीछे होती है, ऐसे दुखियारी आत्मा हो जाते हैं। अरे बस भावनाओं में ऐसे बह जाते हैं, ओ बस इतना दुख आ गया, ला भाई 2 पैग लगा भाई। तो इसीलिए इमोशंस इनसे मैनेज नहीं हो पाते। इसीलिए फाइनली अब कंपनी में आया है SQ, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल क्वोशेंट, यानी कि आध्यात्मिकता कितनी आपके अंदर। अगर आपके अंदर आध्यात्मिक सत्व है तो आप इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं। आपके इमोशंस आपके IQ को मैनेज करते हैं। तो IQ कैसे मैनेज होगा? EQ से। EQ कैसे मैनेज होगा? SQ से, स्पिरिचुअल क्वोशेंट। तो इससे इमोशंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। ये जगत को हम देखते हैं बेस्ड ऑन आवर इमोशंस। आप में से किसने समर्थ रामदास जी का नाम सुना है? एक समय समर्थ रामदास जी कथा कर रहे थे, और कथा करते हुए उन्होंने बताया लंका में जो अशोक वाटिका में फूल थे वो कौन से रंग के थे। तो कथा करते करते बोले, वो अशोक वाटिका में जो फूल, सफेद रंग के फूल खिले थे, बड़े मनोहर थे। कथा समाप्त हुई, हनुमान जी आए उनके पास। यार समर्थ रामदास जी आपने कथा बड़ी अच्छी की, लेकिन एक चीज बताऊं, आपने एक चीज गलत बताई। क्या गलत बताया जी? आपने बताया ना अशोक वाटिका में फूल जो थे वो सफेद थे। सफेद नहीं थे, लाल थे। समर्थ रामदास जी ने कहा नहीं, वो सफेद थे। हनुमान जी ने कहा अरे मैं खुद लीला में था, मैं अशोक वाटिका में मैं खुद गया था, मैंने खुद देखे थे, फूल लाल थे। समर्थ रामदास ने कहा जी बिल्कुल जी, आप लीला में थे हनुमान जी, आपको शशत नमन है। लेकिन मेरे गुरुदेव मुझे कभी गलत नहीं बताएंगे। मेरे गुरु महाराज ने बोला है सफेद रंग के फूल। हनुमान जी ने कहा अरे भाई ठीक है,
मैं खुद वहां था। अरे होंगे आप, बिल्कुल होंगे, आपको नमन है, लेकिन फूल सफेद थे। हनुमान जी का ठीक है। वहां पर एक और व्यक्ति भी था जो कि वहां रहा 10 महीने, वो है सीता मैया। सीता मैया से पूछते थे, ठीक है, बुला सीता मैया को, बुलाइए जी। तो हनुमान जी ने सीता मैया का आह्वान किया, सीता मैया आई वहां पर, या सीता मैया आपको हमारा शशत नमन। सीता मैया, यहाँ पर बात ये चल रही है, अशोक वाटिका में फूल कौन से रंग के थे, आप बताइए कौन से रंग के थे? कहते नीले रंग के। कहते क्या? हमने तो सीता मैया को बुलाया था, हमारे बीच में मतभेद को सुलझाने के लिए, तो और कॉम्प्लिकेट हो गया। वो बोल रहे हैं सफेद, हनुमान जी बोल रहे हैं लाल, सीता मैया बोल रही है नहीं नीले। ऐसे कैसे होता है? सीता मैया ने कहा देखो वहां 10 महीने थे, आप थोड़े समय के लिए आए थे, और समझ रामदास जी आप तो वहां थे ही नहीं, राइट, लेकिन मैं वहां रही हूं, वहां जो फूल थे वो नीले थे। अब क्या करें भाई? समझ रामदास जी ने कहा देखिए आप दोनों का बड़ा सम्मान करता हूं, जय सीता मैया की जय, हनुमान जी की जय, फूल तो सफेद थे। हनुमान जी का नहीं लाल थे। सीता मैया ने कहा देखो आप दोनों अच्छे बच्चे हो, नीले थे। तो तीनों ने फाइनली डिसाइड किया कि राम जी को बुलाओ जी। राम जी को बुलाया गया है, राम जी आए, राम जी से पूछा गया, राम जी ने कहा हाँ जी बताओ जी क्या समस्या है? कहती है कि अशोक वाटिका में फूल कौन से रंग के थे? आप तो सब कुछ जानते हैं, आप बताइए। यहाँ टाई हो रखा है सीता मैया, हनुमान जी और समर्थ रामदास जी के बीच। तो राम जी ने कहा समर्थ रामदास बिल्कुल सही है, फूल सफेद रंग के थे। हनुमान जी ने कहा लेकिन ये तो ऐसे कैसे जी, ये तो लीला में नहीं थे, हम दोनों लीला में थे। सीता मैया ने कहा नहीं हे स्वामी, हे मेरे नाथ, फूल नीले थे। राम जी ने कहा क्योंकि आप हमेशा, आपकी आंखों में अश्रु थे, आप याद कर दी राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण, तो इसलिए इन आंसुओं की वजह से आपको फूल नीले नजर आते थे। हनुमान जी का भाव क्या था? उनके इमोशंस ऐसे थे, गुस्से में आए थे, तेरी तो सीता मैया को लेके आया तेरी, तो आप बहुत गुस्से में थे। तो गुस्से का रंग क्या है? लाल, तो इसलिए आपको सफेद रंग के फूल नजर आते थे, लाल रंग के। तो इसलिए आप दोनों की भावनाएं बड़ी अच्छी हैं, इमोशंस बड़े अच्छे हैं। नहीं समर्थ रामदास जी को क्योंकि अपने गुरु पे बहुत विश्वास है, और उन्होंने बिल्कुल सही बोला, फूल वास्तव में सफेद रंग के थे। बात समझने की, हम दुनिया को कैसा देखते हैं? जैसे हमारे इमोशंस होते हैं वैसा हम दुनिया को देखते हैं। जैसे एक समय बच्चों ने क्या किया, अपने पिताजी दादाजी के मूंछों पे लगा दिया चीज, सड़ा हुआ मक्खन होता है ना, वो लगा दिया। तो जैसे ही आए, क्या कमरा सड़ गया, ये दूसरे कमरे में जाता हूं, अरे दूसरा कमरा भी सड़ गया है, तो चलो रसोई में जाता हूं, अरे रसोई भी सड़ गई, अतः पूरा कमरा ही सड़ गया है, पूरा घर सड़ गया है, तो चलो बाहर गार्डन में जाता हूं। गार्डन में गए, अरे पूरी दुनिया सड़ गई। पर पूरी दुनिया सड़ गई क्या? नहीं, इनकी मूंछों पे लगा हुआ है सड़ा हुआ मक्खन, इसलिए उनको पूरा जगह सड़ा हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली जो सड़ेले लोग होते हैं उनको पूरी दुनिया सड़ेली नजर आती है। आपके इमोशंस ऐसे हैं, वैसे आप दुनिया देख रहे होते हो। तो दुनिया वैसे ही नहीं देखते जैसे वो है, वैसे देखते जैसे हम होते हैं। जैसे जिनके दिमाग में सिर्फ पॉलिटिक्स होते थे, पॉलिटिक्स 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 पॉलिटिक्स, उनको सब जगह पॉलिटिक्स नजर आती है। मेरे घर में पता क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स। पता मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स। अरे मैं तो मंदिर गया, पता मंदिर में क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स। सब जगह पॉलिटिक्स चल रही है। मेरे पास एक व्यक्ति आया था, कहता अमोल लीला बाबू पता है आपके ये द्वारका मंदिर में क्या चल रहा है? मैंने कहा भगवान का नाम चल रहा है, भगवान का प्रसाद बट रहा है, भगवान की कथाएं चल रही, नहीं चल रहा है। कहते नहीं नहीं नहीं, अंधे हो गए हैं आप, पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स। मैं कहा देखो और तो कहीं नहीं चल रही पॉलिटिक्स, लेकिन एक जगह पॉलिटिक्स जरूर चल रही है। कहते कहां? मैं कहा तेरे खोपड़े में। तो हमने क्योंकि पॉलिटिक्स का रडार लगाया होता, तो सब जगह हमें पॉलिटिक्स 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 नजर आ रही होगी। सो ई फॉर इमोशनल मैनेजमेंट, यानी कि अपने इमोशंस को मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि हम अपने इमोशंस के ही पर्दे से दुनिया को देखते हैं, हम अपने इमोशंस के लेंस से दुनिया को देखते हैं। सो ई फॉर इमोशनल मैनेजमेंट। नाउ लास्ट वन इज टी फॉर टाइम मैनेजमेंट। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है टाइम को मैनेज करना। ठीक है जी। अब टाइम मैनेजमेंट क्या होता है?
टाइम मैनेजमेंट ये कि हम सब कुछ कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ऐसा क्या? नहीं, हम सारे काम नहीं कर सकते। एक ही व्यक्ति है जिसके सारे काम चल रहे हैं, भगवान। भगवान का कोई काम नहीं रुकता। लेकिन हमारे सारे काम होंगे? नहीं, ऐसे नहीं है। हमारे कुछ काम होंगे, कुछ काम नहीं होंगे। अच्छा, कौन से काम होंगे? जिनको हम प्रायोरिटी देंगे वो काम होंगे, जिनको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे वो काम नहीं होंगे। जैसे ये लोग बोलते हैं जी मंदिर जाने का ना टाइम ही नहीं होता हमारे पास, बिजी है जी, बहुत बिजी है। असल मंदिर जाना आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। लेकिन अगर कोई आपका बच्चा किडनैप कर ले अगर और बोले जी आपका बच्चा हमारे कब्जे में है, जिस दिन आप मंदिर में अपनी अटेंडेंस लगा देंगे बच्चे को कुछ नहीं करेंगे, जिस दिन आप नहीं आए उस दिन बच्चा खलास। रोज टाइम निकलेगा, जय हो बांके बिहारी लाल की जय। देखिए मेरे बच्चे को मारिएगा आप, हाँ, क्योंकि बच्चा प्रायोरिटी पे है, इसलिए मंदिर के लिए टाइम निकलेगा, हर रोज निकलेगा। तो ऐसे नहीं टाइम नहीं होता, टाइम होता है। लेकिन किस चीज के लिए टाइम होता है? जो चीज प्रायोरिटी में है उसके लिए टाइम होता है। जैसा कई लोग गीता नहीं पढ़ पाते, कहते टाइम नहीं होता जी, क्योंकि ये प्रायोरिटी में नहीं है, इसलिए इसके लिए टाइम नहीं है। अदरवाइज आप रोज 4-4, 5-5 घंटे यूट्यूब पर खर्च कर लेते हैं। हाँ जी वो तो बिल्कुल कर ही लेते हैं जी, बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा, उसमें से 1 घंटा निकाल लेंगे प्रभु के लिए, हैं क्या? 1 घंटा नहीं, 1 घंटा तो नहीं हो पाएगा। देखिए बस बिजी रहते हैं ना, वैसे बीच में बत्ती घुमाते हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, मोगरा फ्लेवर साइकिल ब्रांड अगरबत्ती। टाइम ही नहीं है भाई साहब के पास, क्योंकि प्रायोरिटी में नहीं है। वैलेंटाइंस डे के दिन लड़का गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकाल लेता है, चाहे कितना बिजी हो टाइम निकाल लेगा भाई। ऑफिस में काम कर रहा है ना, तर काम कर रहा है, बॉस बोलता है भाई लंच भी कर ले, आज 5 बजे निकलना है, किससे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। टाइम निकल आता है, बिल्कुल निकल आता है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड प्रायोरिटी में है, छोड़ के भाग जाए किसी और के साथ। वो जाना है मुझे कैफे कॉफी डे में कॉफी पीनी है उसके साथ आज। हाँ, तो जो प्रायोरिटी में होता है उसके लिए समय निकलता ही है, और जो चीज प्रायोरिटी में नहीं होती उसके लिए कभी समय नहीं निकलता है। सो देयर इज नो सच थिंग एज टाइम मैनेजमेंट, इट इज ऑल प्रायोरिटी मैनेजमेंट। सो प्रायोरिटी को ठीक करिए, टाइम अपने आप निकलेगा। तो ये है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। एस फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, अगला ई फॉर एफर्ट मैनेजमेंट, सी फॉर कंपनी मैनेजमेंट, आर फॉर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ई फॉर इमोशन मैनेजमेंट, एंड देन टी फॉर टाइम मैनेजमेंट। ये है SECRET, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यू टेक फ्यू क्वेश्चंस। किसी को सवाल हो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। यस। कितना लक होता है भाई, तो जो लोग लखनऊ में होते हैं उनका लक होता है लखनऊ, और उनका लक गया, जो गया में है उनका लक गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। देखिए होता क्या है, कई चीजें लाइफ में फिक्स हैं, कुछ चीजें लाइफ में फिक्स नहीं है, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक फ्लाइट हो, फ्लाइट दिल्ली से मुंबई अगर जानी है तो फ्लाइट तो पहुंचेगी मुंबई, लेकिन फ्लाइट में ट्रैवल करते हुए आप गीता पढ़ सकते हैं, फ्लाइट में आप सो भी सकते हैं। यहाँ फ्लाइट में आपने एयर होस्टेस को सीटी मारी और उसके बाद फिर आप यहां से उतरेंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए हमारे साथ क्या होना है, कुछ चीजें फिक्स हैं, लेकिन उन चीजों का अनुभव करते हुए हम क्या करते हैं वो फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 साल आपका एंट्रेंस ना हुआ, हो सकता है आपकी डेस्टिनी में हो कि 2 साल की मेहनत के बाद आपको मिलेगा, लेकिन 1 साल की विफलता के बाद आप नस काटते हैं या और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ये फिक्स नहीं है। तो इसलिए कुछ चीजें फिक्स हैं, कुछ चीजें फिक्स नहीं है। आपका पार्टनर कैसा हो सकता है, हो सकता है आपका लक हो, राइट। हो सकता है किसी खून चूसू पत्नी हो या किसी सन की पति हो, अब ये आ गया भाई आपके प्रारब्ध में था, लेकिन इसके बाद अब इसको कैसे जीते हैं आप उसको ट्रेनिंग देते हैं, चाहे मेरा पति हो या पत्नी हो, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसके साथ एडजस्ट करते हैं, उसको साथ लेके चलते हैं, या उसके नाम की सुपारी दे देते हैं कि जब मेरी पत्नी इतने बजे निकले
कर दो उसका काम। तो इसीलिए ये चॉइस हमारे पास है। तो कुछ चीजें हमारे साथ हमारी फिक्स होती हैं, बट उसके बावजूद वी हैव अ चॉइस कि हम उससे डील कैसे करते हैं। जो हमारे साथ होता है हमारी डेस्टिनी हो सकती है, पर उसको हमारा रिस्पॉन्स क्या है, ये हमारी फ्री विल है, हमारा चॉइस है। तो इसलिए लाइफ जो है वो डेस्टिनी और फ्री विल यानी कि चॉइसेस, चुनाव, इनका मिला जुला ताना बना है। ठीक है जी, ओके। अगला सवाल, हाँ जी पूछिए। यस, हरे कृष्णा। हाँ जी हरे कृष्णा। And automatically it affects our relationship with our parents, friends, और फिर वो in the way of success भी इफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो फिर उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? देख, गुस्से को सबसे पहली बात यह है, गुस्से में ना वी टेंड टू रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें। दोनों भला क्या अंतर है? जैसे आप देखें जब क्रिकेट मैच होता है ना, तो बॉलर क्या करता है, अपील करता है, उसने अपील की, उसने ठीक है अपील की। अब ना अंपायर सोचे, यार क्या बढ़िया अपील की बंदे ने, यार आउट देना बनता है भाई, अरे भाई आउट, क्या अपील दी भाई। ऐसा होता है नहीं, भले ही वो कितनी अच्छी अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर भैया उबारिए यार, नॉट आउट, बहुत हिलता है नॉट आउट, राइट। ऐसे होता है अंपायर, राइट। ऐसे हमें करना चाहिए। होता है क्या, देखिए जब गुस्सा आ रहा होता है ना, तो अपील होती है, मन से अपील होती है, चिल्ला दे, दिखा दे, हमारे घर तू घर नहीं आओ। उसी गुस्से में दिक्कत तब जाती है जब हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे हनुमान जी गुस्सा आया था। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो गुस्सा था उनको, लेकिन उस वक्त तो होश में थे, इसलिए विभीषण के घर में आग नहीं लगाई और अशोक वाटिका में भी आग नहीं लगाई। अब गुस्से में होते हैं, मैं जला कर राख कर दूंगा सारी लंका को, सारी लंका ला कर राख कर दी। दो सीता मैया, ओ तेरी, सीता मैया को भी जला दिया। ऐसा हुआ। अब वो सीता मैया नहीं चल सकती, वो तो दिव्य है। पर बात समझने की है कि हनुमान जी ने गुस्सा किया, लेकिन रेगुलेटर अपने पास रखा, रेगुलेटर अपने पास रखा। इस तरह से आप भी गुस्सा कभी कभी करिए, लेकिन रेगुलेटर अपने पास रखिए। आपने खाना बनाया कभी? खाने में ना कभी हम सिम करते हैं, कभी सेमी सिम करते हैं, कभी फुल, कभी बंद करते हैं, तो खाना अच्छा बनता है। उस तरह से गुस्से का भी सही इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है। लेकिन किन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जो एकदम गुस्सा करते हैं।